ड्रामा की शुरुआत होती है एक तूफानी रात में, जहां एक आदमी अपना छाता पकड़े गुस्से में अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। उसे अपने नौकर से पता चला है कि उसके बेटे ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और गलती से उसकी युवा पत्नी के कमरे में घुस गया है। कमरे के भीतर उसका बेटा लिंग अपनी युवा पत्नी मुया के साथ है। लिंग धीरे धीरे मुया के करीब जा रहा है और मुया उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम मेरे कमरे में कैसे आए? अगर तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो वे बहुत गुस्सा होंगे। लिंग बिना कुछ सुने जबरदस्ती उसे किस करता है। तभी मुया का पति, जो लिंग के पिता भी हैं, वहां आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, कहानी अतीत में चली जाती है। हमें पता चलता है कि मुया को कई सालों तक एक कमरे में बंद करके रखा गया था और उसे कहीं से अगवा करके यहाँ लाया गया है। मुया को उस कमरे से एक लड़की बाहर निकालने आती है। मुया के पैर में लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ है। हम देखते हैं कि वो लड़की उसे खींचकर अपनी माँ के साथ ले जाती है। उसकी माँ उससे कह रही होती है, इसको कॉल के लिए तैयार करो। जिस पर वो लड़की कहती है, मैंने पहले ही बोला था, ये कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। यहाँ जिंगजिंग इशारों में बात कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वो इन सब के सामने गूंगी होने का नाटक कर रही है। हम देखते हैं कि जो लड़की साइड में खड़ी होती है उसका नाम जिंगजिंग होता है। वो मुया के ट्रैकर को लेकर उसकी पावर करंट एक्टिवेट कर देती है, जिससे मुया को करंट लगने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। वे लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जब मुया उठती है तो कहती है, बहुत हुई इनकी नौटंकी, अब इन्हें मैं दिखाऊंगी कि मेरी असलियत क्या है। वो जाकर बाथटब में बैठ जाती है और अपने पैर से उस पावर ट्रैकर को भी निकाल देती है। हमें पता चलता है कि यहाँ मुया एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग बना रही है और इसलिए वो उन लोगों को अपने आप को बुरी तरीके से ट्रीट करने दे रही है। वो वहीं सो जाती है और कहती है, इन्हें सबको नहीं पता आगे क्या कयामत आने वाली है। ये बस ऊपर ऊपर से खुश हो रहे हैं, पर इनकी खुशियां बहुत जल्दी मैं इनसे छीन लूंगी। इसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियां होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की लिंग को देखती है और कहती है, इसे तो मैं अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रहूंगी और बिस्तर में भी मैं करके लाऊंगी। वो लिंग के करीब जाती है और कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं? जिस पर लिंग उसका चेहरा छूता है और अपना हाथ नीचे करता है। वो उसकी ड्रेस में से एक वीडियो कैमरा निकालता है और उसे निकालकर उसकी ड्रिंक में फेंक देता है। लिंग कहता है, तुम्हारे ये मूव्स पुराने हो चुके हैं, अपने नए मूव्स ट्राई करो और तुम्हें यहाँ भेजा किसने? जिस पर वो लड़की गुस्से में वहां से चली जाती है। अब इसके बाद सीन बदलता है। हम मुया को पार्टी में आते हुए देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी लग रही होती है। उसकी नज़र भी लिंग पर होती है और वो लिंग को दूर से ही घूरे जा रही होती है। उसके बाद वो उसके पास आती है और इशारे में कहती है, क्या वो उसके साथ बेडरूम में चलकर सोना चाहता है? मुया को सरेआम इस तरह बात करते देख लिंग थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे पहले से ही लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। वो मुया से कहता है, खुद सोच लो, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मुया कहती है, मैं रेडी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे बेडरूम के अंदर होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। उनके बीच रोमांस चल रहा होता है और तभी मुया अचानक से कुछ बोलती है। लिंग को पता चलता है कि मुया बोल सकती है और वो बस उसके सामने न बोलने की नौटंकी कर रही थी। मुया कहती है, तुम्हें क्या लगा, मैं बिल्कुल ही नहीं बोल सकती हूँ, मैं सब समझ सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं पता कि मेरे इन सब चीजों के पीछे क्या रीजन है। इधर हम जिंगजिंग और उसकी माँ को देखते हैं, जो इधर उधर लोकेशन ट्रैक करके मुया को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिंगजिंग अपनी माँ से कहती है, मैंने तो पहले ही बोला था, वो लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। आपने ही उसको खुला छोड़ने के लिए बोल दिया था और अब देखो वो कहीं चली गई है। अगर वो हमें नहीं मिली तो कल यंग मास्टर आकर हमारी खाल खींच लेंगे, क्योंकि वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और उन्होंने इस लड़की के पैसे बहुत पहले ही दे दिए हैं। यहाँ पर ये लोग दिमाग चला रहे होते हैं कि इतने बड़े होटल में ये लड़की कहाँ गई होगी और इनकी टेंशन बढ़ती जा रही होती है। इधर मुया को दिखाया जाता है, जो लिंग के साथ बैठी होती है और लिंग से कह रही होती है, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तुम्हारा क्या मतलब है इन सब चीजों से। फिर वो उसके करीब जाकर कहती है, कुछ इन्फॉर्मेशन बात के लिए भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इससे मुलाकात इंटरेस्टिंग हो जाती है। लिंग उससे कह रहा होता है, तो मुझे इन सब चीजों के बदले में पैसे चाहिए। मुया कहती है, पैसे तो बहुत छोटी चीज है, जो मैं चाहती हूँ वो बहुत बड़ी चीज है। जिस पे लिंग अब रूम से बाहर निकल कर आता है। उसका असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहा होता है और तभी मुया उसके साइड से निकल कर जाती है। उसकी चाल में एक अलग ही ताकत और ऊर्जा होती है। लिंग उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है, यह लड़की बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, उसके बारे में पता तो लगाना पड़ेगा। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, अगर आप बोलें तो उसके बारे में आज ही हम पता लगा सकते हैं। जिस पर लिंग बोलता है, नहीं, बस ये पता लगाओ कि कल रात जो लड़की उस कैमरे को लेकर आई थी वो कौन थी और उसका क्या रिलेशन था। इधर हम देखते हैं जिंगजिंग और उसकी माँ को, जो भागकर एक कॉरिडोर में पहुंचती हैं। वहां पर मुया पड़ी हुई होती है। जिंगजिंग उसे कह रही होती है, तो तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हें हम रूम में छोड़कर आए थे, तो बाहर आने की परमिशन किसने दी? मुया कहती है, मैं इतने बड़े होटल में खो गई थी। मुया यहाँ इशारों में बात करने लगती है, जिस पर जिंगजिंग उसके पैर पर हाथ रख देती है और उसे जोर का थप्पड़ लगाती है।
वो कहती है, बहुत हुआ तमाशा, यहाँ हम कंट्रोल कर रहे हैं, न कि तुम हमें कंट्रोल कर रही हो। और इसके बाद अगर तुमने कोई ऐसी गलत हरकत की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जिस पर जिंगजिंग की माँ उसे रोकती है और कहती है, अगर मालिक को पता चला कि तुमने मुया को छुआ है तो वो हमें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे। जिंगजिंग अपनी माँ से कहती है, मैंने इतनी जोर से नहीं मारा है, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं आएगा और मास्टर को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके साथ क्या किया है। इधर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि इस पार्टी का ऑर्गेनाइजर कोई और नहीं बल्कि लिंग का पिता होता है। वो वहां आ जाता है। सभी लोग उससे मिलने के लिए खुश होते हैं, खासकर जिंगजिंग की माँ और जिंगजिंग, क्योंकि उन्होंने मुया को कंट्रोल कर रखा होता है। लिंग के पिता को मुया इतनी ज्यादा पसंद होती है कि वो उसे जिंगजिंग की माँ और जिंगजिंग से खरीद लेते हैं और अब उससे शादी करना चाहते हैं, उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। इन सब चीजों का ख्याल जिंगजिंग की माँ रख रही होती है क्योंकि लिंग के पिता ने उन्हें पैसे दिए होते हैं। अब यहाँ पार्टी में आते ही लिंग के पिता सीधे जिंगजिंग की माँ से मिलते हैं और जिंगजिंग की माँ उनसे उनके हालचाल पूछने के लिए बातचीत करना शुरू करती है, पर उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होता, उन्हें बस मुया को देखना होता है। तभी वहां हमें मुया को दिखाया जाता है जो ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस पहनकर नीचे आती है और लिंग के पिता को मुया बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसे अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर उसके गाल पर पड़े निशान पर पड़ती है। वो पूछते हैं, आखिर ये क्या हुआ। यहाँ पर जिंगजिंग की माँ की धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि माहौल बिगड़ रहा होता है, जिस पर मुया इशारे में उन्हें बताती है कि इन सब चीजों का मेरी सिस्टर से कुछ लेना देना नहीं है, उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो बस मेरी सुरक्षा चाहती थी। लिंग के पिता समझ जाते हैं कि किसी ने मुया पर हाथ उठाने की हिम्मत की है और वो बस भड़क रहे होते हैं, तुम्हारा कौन सा हाथ था। अब जिंगजिंग घबराती है। जिंगजिंग की माँ माहौल संभालने की कोशिश करती है, पर मामला इतना ज्यादा बिगड़ चुका होता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता, जिस पर जिंगजिंग अपना हाथ आगे करती है और यहाँ पर लिंग के पिता पास में रखी कैंडल को उठाते हैं। जिंगजिंग की माँ उन्हें रोकती है और कहती है वो बस मुया की सुरक्षा चाहती थी, लेकिन उसके पिता कहते हैं, मैंने तुम लोगों को इतनी परमिशन नहीं दी है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करो। तुम उसका चेहरा देखो, पूरा लाल हो रखा है। इधर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि मुया ने बाथरूम में खुद को 100 बार थप्पड़ मारे ताकि वो जिंगजिंग को सजा दिलवा सके और ये सब उसी के निशान है। इधर हम देखते हैं कि लिंग के पिता जिंगजिंग का हाथ कैंडल से जला रहे होते हैं और जिंगजिंग को दर्द हो रहा होता है। मुया को ये सब देखकर मजा आ रहा होता है क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिंगजिंग जो अब पूरी तरह बेचैन होकर खड़ी होती है, उसकी माँ उसके हाथ को फैला रही होती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग के पिता मुया का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए विदेश से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए हैं, यहाँ तक कि ड्रेसेस भी लाया हूँ, तुम उनको ट्राई करना और मुझे बताना कि तुम उनमें कैसी लगी हो, और 1 महीने के बाद मैं तुम्हें पूरी कंट्री के सामने अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने एक बहुत जरूरी फैमिली मेंबर से मिलाना चाहता हूँ। मुया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वहां वो बुलाते हैं लिंग को। मुया हैरान होती है और कहती है, आखिर ये किसको बुला रहे हैं, लेकिन उसकी नजर जैसे ही लिंग पर पड़ती है तो वो शॉक होती है क्योंकि उसके और लिंग के बीच में बहुत सी बातें आगे बढ़ चुकी होती हैं जिनके बारे में लिंग के पिता को कुछ भी अंदाजा नहीं होता। अब माहौल पूरी तरह से गर्म सीमा पर पहुंच जाता है। इधर अब ये सब खाने की टेबल पर पहुंचते हैं, लेकिन लिंग जो होता है वो मुया को परेशान करता है, वो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा होता है। अब मुया यहाँ पर कुछ आवाज भी नहीं निकाल सकती थी क्योंकि सबको यही लग रहा होता है कि वो बोल नहीं पाती है, पर वो बैठे बैठे असहज हो रही होती है। यहाँ पर लिंग के पिता उससे कह रहे होते हैं, अपनी न्यू मॉम से मिलो, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, पर उससे पहले तुम्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि तुम भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखो क्योंकि वो तुमसे उम्र में काफी ज्यादा छोटी है। उम्मीद करता हूँ तुम सारी बातें समझ रहे होगे। जिस पर लिंग बोलता है, बिल्कुल डैड, और ये सब खाना पीना शुरू करते हैं। तभी अचानक से मुया कहती है, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जिस पर लिंग बोलता है, मैं तुम्हें वॉशरूम तक ले चलता हूँ। उसके पिता परमिशन दे देते हैं और वो उसे वॉशरूम तक ले जाता है। इधर हम देखते हैं लिंग को, जो मुया को वॉशरूम में लाकर उससे कहता है, तो तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम मेरी स्टेप मॉम बनने जा रही हो। वो कितनी अच्छी बात है ना। मुया कहती है, तुम ये क्या कर रहे थे बाहर, तुम्हें थोड़ा सा संभलना चाहिए था, बाहर का माहौल इतना ज्यादा गर्म है, गलती से तुम्हारे पिता को पता चल जाता कि मैं तुम्हारी एक रात की गर्लफ्रेंड बनी थी तो मेरे साथ बहुत गलत चीज हो जाती। तुम्हें पता है ना मैं सब कुछ कितना सेफ होकर खेल रही हूँ। लिंग बोलता है, बकवास बंद रखो और मुझे बताओ तुम्हें करना क्या है। जिस पर मुया उसे अजीब तरीके से छूने लगती है और कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो मैं घबरा जाऊंगी और तुम्हारे फादर को जाकर बता दूंगी कि हमारा कोई भी अफेयर नहीं है। वैसे भी मैं जानती हूँ तुम भी इस अफेयर को सीक्रेट रखना चाहोगे।
जिसमें लिंग एकदम से उसके करीब आ जाता है और कहने लगता है, आज तक मैंने सुंदर लड़कियों को बस अच्छे काम करते हुए देखा था। तुम पहली सुंदर लड़की हो जिसने मेरे फादर को अपने जाल में फंसा लिया है जिंगजिंग, और तुमने माहौल पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। मुया कहती है, ये तो खेल की शुरुआत है। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इससे भी कई गुना आगे बढ़ चुकी हूँ तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। और वैसे भी ब्यूटीफुल वुमेन्स हैंडसम मैन के साथ सिर्फ चीट करने के लिए बनी होती हैं, न कि उनके साथ परिवार बसाने के लिए। जिस पर लिंग बोलता है, तुम्हारी आइडियोलॉजी तो बहुत ज्यादा अलग है, और उसका गला पकड़ लेता है। इधर जिंगजिंग जो मुया को देखने के लिए रूम के अंदर आती है, वो आकर नॉक करती है और एकदम से दरवाजा खोल देती है। यहाँ आकर वो लिंग से कहती है, आखिर यहाँ पर मैंने किसी लड़की की बात करने की आवाज सुनी थी। मुया, क्या तुम बात कर सकती हो? मुया इशारे में बताती है कि लिंग किसी से फोन कॉल पर बात कर रहा था और ये उसी का साउंड था। जिस पर लिंग कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तो इसमें कुछ दिक्कत है क्या? जिस पर जिंगजिंग कहती है, दरअसल अंकल और मेरी मदर नीचे इंतजार कर रहे हैं तुम लोगों के आने का। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हें टाइम लगेगा तो तुम रुक सकते हो। जिस पर लिंग कहता है, हम आ रहे हैं, तुम चलो। और उसके बाद जिंगजिंग के पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुया को जिंगजिंग एकदम से धक्का दे देती है, जिस पर लिंग उसे संभाल लेता है और कहता है, मैं अपनी मॉम को कभी नहीं गिरने दूंगा। जिस पर अब मुया को लिंग को संभालता हुआ देखकर जिंगजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो आकर वहां पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर इनकी बातचीत होना शुरू होती है। ये सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मुया की सभी चीजों से ये निर्णय होता है कि अब वो जिंगजिंग और उसकी मदर के साथ नहीं रहेगी। वो चुपचाप लिंग के साथ उसके घर जाएगी। और यहाँ पर हम यही देखते हैं कि मुया लिंग के साथ उसके घर जाती है। उसके पैर में जो करंट डिटेक्टर लगा होता है वो उसको पानी में लेकर गिरा देती है और कहती है, ये उसके लिए सजा है ताकि वो अपना मकसद कभी न भूले। तभी वहां पर लिंग आ जाता है। लिंग कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? और मुया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? लिंग बोलता है, तुम मेरे घर में रह रही हो, मैं आ सकता हूँ। और वो उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर बैठाता है। मुया कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? लिंग बोलता है, मुझे देखने दो। और वो उसके पैरों की तरफ देखता है और वो देखता है कि मुया खुद को करंट डिटेक्टर से बहुत ज्यादा दर्द दे रही है। वो उस करंट डिटेक्टर की एक चाबी अपनी पॉकेट से निकालता है, उसे स्कैन करके खोल देता है। मुया का पैर पूरा जख्मी हो रखा होता है। लिंग कहता है, मैं दवाई लगाने जा रहा हूँ, अगर दर्द हो तो तुम मेरा हाथ काट सकती हो। और वो उसे अपना हाथ दे देता है। जब लिंग दवाई लगा रहा होता है तो मुया दर्द में तड़प रही होती है। लिंग उसकी मदद करता है और उससे कहता है, तुम इसे काट सकती हो। और जैसे ही वो काटती रहती है, लिंग वहां पर दवाई लगाकर उसे मुक्त कर देता है। यहाँ पर मुया कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा सेंसिटिव हो। लिंग मुया से कहता है, ये सेंसिटिव होने की बात नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी ही बन चुकी है। 24 घंटे पिंजरे में कैद रहती हूँ और मुझे क्या चाहिए? लिंग बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे अपना समझो। मुया कहती है, बकवास बंद रखो। और लिंग उसके हाथ में वो चाबी रख देता है और कहता है, ये लो, तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। और मुया कहती है, पर मैं इस चाबी का कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ किस मकसद से हूँ। तुम बस वो जानते हो जो मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ। इसकी सच्चाई बहुत अलग है। जिस पर लिंग धीरे से उसके करीब जाने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें पता है ना, तुम मेरे फादर से पहले मुझसे मिली थी, तो उनसे ज्यादा हक मेरा तुम्हारे ऊपर बनता है। जिस पर मुया कहती है, पर अब मैं उनकी वाइफ बनने वाली हूँ और तुम मेरे स्टेप्सन, तो तुम्हें अब कुछ समझना नहीं चाहिए और अपनी लिमिट में रहना चाहिए। जिस पर लिंग उसे एकदम से किस करने लगता है और उसकी गर्दन पर काटने लगता है। लेकिन तभी वहां पर किसी के होने की आवाज आती है और पता चलता है कि लिंग के फादर दरवाजे के बाहर हैं और वो मुया के पास जाने का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही दरवाजा नॉक होता है, मुया कहती है, मौत का खेल अब शुरू हुआ है जब तुम्हारे फादर को पता चलेगा कि उनका बेटा उनकी मॉम के साथ इस रूम में क्या कर रहा था। जिस पर लिंग बोलता है, माहौल तो तब बिगड़ेगा ना जब मैं यहाँ पकड़ा जाऊंगा। और वो खिड़की से वहां से भाग चुका होता है। यहाँ पर लिंग के फादर आकर मुया से कहते हैं, मुझे पता था तुम उठ गई होगी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और वो मुया को अपने साथ ले आते हैं उसे कुछ दिखाने के लिए। अब हमें अगले दिन खाने की टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिंग के फादर कहते हैं, घर के बाकी सारे नौकर कहाँ गए हैं? जिस पर जिंगजिंग की मॉम बोलती है, मैंने सारे नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मुझे लगा मुया को अब घर के खाने की ड्यूटी समझनी चाहिए, क्योंकि उसकी शादी आपसे हो रही है। जिस पर अब मुया उनके लिए खाना लेकर आती है और वो जैसे ही खाना टेबल पर रख देती है तो वो जिंगजिंग की मॉम का पर्स नीचे गिरा देती है और उसके साथ एक और बैग रख देती है। जिस पर जिंगजिंग की मॉम उस पर भड़कने लगती है और कहती है, जुबान के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया है क्या? इतना एक्सपेंसिव बैग इधर रखा हुआ था, दिखाई नहीं दिया? और वो उसको मारने के लिए जा ही रही होती है। जिस पर लिंग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, आप जिसको मार रहे हैं वो इस घर की होने वाली मालकिन है। अगर आप चाहती हैं कि घर से आपके अच्छे रिलेशन रहें तो आप अपने हाथ और जुबान दोनों कम चलाएं।
इस पर वो चुप हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग मुया के पास रखे हुए उस बैग को देख लेता है। वो सोचता है और कहता है, आंटी आपके पास ये बैग कहाँ से आया? जिस पर वो बोलती है, मुझे नहीं पता और ये बैग मेरा भी नहीं है। और यहाँ पर लिंग उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर से हीरे निकलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब प्लानिंग और चाल मुया की होती है। वो यहाँ पर जिंगजिंग की मॉम को फंसा देती है। अब माहौल इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि वहां बैठे लोग अब जिंगजिंग की मॉम के ऊपर शक करने लगते हैं और कहने लगते हैं, आपको इतना ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। पहले आपको मुया के लिए इतने सारे पैसे मिल चुके हैं और उसके बाद हर महीने जो उसके लिए खर्चा भेजा जाता था उसके पैसे भी आपको दिए जाते थे। आप अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पर हम देखते हैं मुया को, जो सबके सामने गूंगी होने की नौटंकी करती है। और यहाँ पर जिंगजिंग की मॉम कहती है, ये सब कुछ इस लड़की ने किया है। इसने ये सारी चीजें चुराई हैं और मुझे फंसा दिया है। आजकल इसकी जुबान ज्यादा चलने लगी है और वो दोबारा से मुया के ऊपर हाथ उठाने जाती हैं। लिंग उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग के फादर कहते हैं, हम बहुत तमाशा देख चुके हैं। आज के बाद तुम लोग इस घर में नहीं आओगे और न अपनी शक्ल दिखाना। उसके बाद लिंग के फादर मुया के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना, ये लोग तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे थे तो मैं कहता हूँ घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुम कोई नौकरानी नहीं हो। मैं आज ही बहुत सारे नौकरों को हायर करता हूँ। तुम बस यहाँ पर रेस्ट करोगी। अब इधर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग और मुया गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। लिंग बोलता है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है कल रात उन लोगों को घर से बाहर निकलवा कर? मुया कहती है, मजा तो बहुत आया, जैसे तुम सब मिलकर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे आसपास के लोग मुझे समझ रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लिंग मुया को किस करना शुरू कर देता है और तभी हम बाहर जिंगजिंग को देखते हैं जो गाड़ी के अंदर झांक कर देख रही होती है। पर तभी उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन उसे साइड में एक बहुत ही कीमती हीरे का हार पड़ा मिल जाता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। हमें पता चलता है कि मुया को पहले ही पता था कि जिंगजिंग इस गाड़ी की तरफ आ रही है और इसलिए उसने उस नेकलेस को बाहर फेंक दिया था ताकि वो गुमराह हो जाए और ये अपने काम को अंजाम दे सके। लिंग बोलता है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो मुया। मुया बोलती है, स्मार्टनेस आ जाती है जब आपके ऊपर 50 चीजों का प्रेशर पड़ता है। और यहाँ पर अब लिंग कहता है, हमें अंदर चलना चाहिए। अब ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर मुया को अपनी वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करनी होती हैं। और यहाँ पर लिंग को मुया के साथ देखकर सभी लोग मुया को लिंग की गर्लफ्रेंड समझते हैं। पर लिंग उन्हें क्लियर करता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे फादर की फियांसे हैं। इनकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। अब मुया कहती है, बकवास बंद रखो, और वो जाकर अंदर ड्रेस ट्राई करती है। तभी लिंग को एक और वेडिंग सूट नजर आता है लड़कों के लिए और वो उस कपड़े को लेकर ट्राई करने की कोशिश करता है। पर पहले उसे ये चीज के बारे में बताया जाता है कि इस ड्रेस को उसके फादर ने पहले ही बुक कर रखा है। जिस पर लिंग बोलता है, मेरे फादर तो नहीं है यहाँ, तो क्या मैं इसे ट्राई नहीं कर सकता हूँ? और वो ट्राई करता है और अंदर जाकर मुया के साथ खड़ा हो जाता है। मुया की तारीफ करता है। मुया भी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारे फादर को पता चलेगा कि तुमने उनके सेलेक्ट किए हुए कपड़े ट्राई किए। माहौल तो बहुत रंगीन हो जाएगा। मुझे क्लैश देखने में बहुत मजा आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर जाते हैं जहां पर इनकी एक फोटो क्लिक की जाती है साथ में, ताकि एक अंदाजा लग जाए कि इनके ऊपर ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुया अंदर आती है। वो कपड़े बदलने की कोशिश करती है। तभी लिंग वहां से जाने लगता है और उसको अचानक से मुया की पीठ पर एक बहुत ही जाना माना टैटू नजर आता है। वो उस टैटू को देखकर एक पुरानी याद में खो जाता है जहां हमें उसके बचपन का एक सीन पता चलता है। उस सीन में एक उसकी बहुत ही करीबी लड़की जो मुया की तरह दिख रही होती है एक कार में फंस जाती है। उस कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया होता है और लिंग जो एक छोटा बच्चा होता है उसे गाड़ी से निकालने की कोशिश करता है। पर हमें ये नहीं पता होता कि उसका उस लड़की से क्या रिश्ता है। पर वो लड़की उसे वो टैटू बनवाकर निकाल कर देती है और कहती है, ये निशान हमेशा याद रखना। और उस लड़की की मौत हो जाती है। लिंग उसके करीब जाता है और कहता है, ये निशान कहाँ से आया? मुया कहती है, तुम कितने ज्यादा चीप हो। तुम कहीं भी आ जाते हो, कुछ भी बात करने लगते हो। मुझे थोड़ी प्राइवेसी तो दो। लिंग बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। और वो इधर मुया को जबरदस्ती कर रहा होता है। और हम देखते हैं बाहर का माहौल जहां पर जिंगजिंग लिंग के फादर को लेकर आई होती है ये बताने के लिए कि अंदर मुया और लिंग के बीच में कुछ न कुछ अफेयर चल रहा है। वो किसी लड़के को किस कर रही है। और यहाँ पर अंदर की तरफ लिंग और मुया ये सारी बातें सुन सकते थे। पर लिंग जो कि अभी भी मुया से इस टैटू के बारे में जानने में व्यस्त होता है, तो मुया एक सामान्य सा जवाब देती है और कहती है, ये टैटू आजकल हर इंसान के बॉडी पर मिलेगा, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। और जैसे ही लिंग के फादर अंदर से पर्दा खोलते हैं तो वहां पर जिंगजिंग मुया को दिखा देती है। मुया जो कि अकेली खड़ी होती है और यहाँ पर जिंगजिंग कह रही होती है, मैंने देखा था ये दोनों एक साथ हैं। जिस पर मुया इशारे में बताती है, तुम यहाँ कैसे आए?
जिस पर जिंगजिंग हैरान होती है कि मुया के पास में कोई नहीं है और अचानक से जो आदमी उसके साथ था वो कहाँ चला गया। यहाँ पर लिंग के फादर को गुस्सा आता है। वो जिंगजिंग को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर मुया इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि 10 साल तक मैंने सारी चीजों को संभाल कर रखा। मुझे नहीं पता ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं और हमेशा मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। जिस पर लिंग के फादर जिंगजिंग से कहते हैं, यहाँ से जाओ, आज के बाद इन लोगों को अपनी शक्ल मत दिखाना, और उन्हें अपमानित करके वहां से भेज देते हैं। मुया ये सब देखकर खुश होती है और जैसे ही वे लोग वहां से जाते हैं, लिंग जो पर्दे के पीछे छुपा होता है वो एकदम से बाहर आता है और यहाँ पर इनके बीच फिर से बातचीत शुरू होती है। जिस पर लिंग कहता है, आज तो मैं बच गया। मुया कहती है, खेल तो अभी शुरू हुआ था, वरना अभी तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे फादर को जब पता चलता कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनके बेटे का अफेयर चल रहा है तो क्या असर होता। जिस पर लिंग बोलता है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। मुझे नहीं पता था कि तुमने वो नेकलेस ऐसे क्यों फेंका, पर अब समझ आया है। तुमने पहले वो नेकलेस फेंका, उसके बाद जिंगजिंग को खुद इसमें फंसा दिया और उसे एक चोर बनाकर मेरे फादर के सामने प्रेजेंट कर दिया। मैं तुम्हारी स्मार्टनेस से इम्प्रेस हुआ। मुया कहती है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, और वहां से चली जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मुया लिंग के फादर के पास आती है और लिंग के फादर मुया से कह रहे होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, और मुझे पता है तुम्हारे मन में ये एक बहुत बड़ा असमंजस चल रहा होगा कि मैं इतनी उम्र में बड़ा हूं और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मेरा एक बेटा भी है। लेकिन वो यहाँ पर बताना शुरू करते हैं कि दरअसल 20 साल पहले लिंग मुझसे दूर हो गया था। उसकी एक बहुत बड़ी हार्ट सर्जरी हुई थी जब वो छोटा था, और वो उसी समय अमेरिका चला गया और मैंने उसके बाद उसे कभी भी नहीं देखा। जिस पर मुया को कुछ याद आता है और उसे याद आता है कि जब आखिरी बार वो लिंग के साथ थी तो उसे उसकी बॉडी पर एक भी ऐसा सर्जरी का निशान नजर नहीं आया, और वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ झूठ बोला गया है। और हम देखते हैं कि वो लिंग के फादर की तरफ देखती है और मुया इशारे से मना करती है क्योंकि उसे इन सब चीजों से कोई समस्या नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की आती है जो आकर कहती है, सर, मैडम ने इस खाने का ऑर्डर दिया था। जिस पर लिंग के फादर को थोड़ा शक होता है और वो कहते हैं, पर मैडम तो बोल नहीं सकती, वो सिर्फ खाने का ऑर्डर कैसे देंगी। जिस पर मुया इशारे से मना करती है। हमें पता चलता है कि लिंग वहां पे आ जाता है और वो कहता है, इस खाने का ऑर्डर मैंने दिया था मदर के लिए। मुझे लगा उन्हें भूख लगी होगी क्योंकि वो काफी टाइम से ड्रेसेस ट्राई कर रही थीं। जिस पर अब हम देखते हैं कि वो अंगूठी लाकर भी अपने फादर को देता है और कहता है, ज्वेलरी स्टोर से मैं ये अंगूठी लेकर आया हूँ, आप मुझे बता दीजिए आपको ये पसंद आई या नहीं। जिस पर उसके फादर कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे ये अच्छी लगी। और वो मुया को दिखाते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये अंगूठी अच्छी तो लगी ना। मुया का हाथ लेते हैं और उसे पहना देते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुया इशारे से कहती है कि हाँ, उसे अच्छी लगी। पर लिंग को ये सारी चीजें देखकर जलन हो रही होती है। लिंग वहां से चला जाता है। अब गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंग और मुया बैठे होते हैं। लिंग यहाँ पर मुया को परेशान कर रहा होता है, बार बार उसको कहीं छू रहा होता है। लिंग के फादर जो कि सामने बैठे होते हैं वो ये सारी चीजें नहीं देख पा रहे होते हैं क्योंकि वो कार ड्राइव करने में और कॉल पर व्यस्त होते हैं। यहाँ पर लिंग मुया को एक ड्रेस देता है और कहता है कि इसको जरूर पहनना, इसको मैंने विशेष तौर पर ढूंढा है। तभी मुया उसको अपना हाथ पीछे करने के लिए बोलती है और कहती है, तुम्हारे फादर देख लेंगे, तमाशा मत करो। और यहाँ पर उसके फादर लिंग से पूछते हैं कि कल जो बिजनेस मीटिंग हुई थी उसका क्या नतीजा निकला। लिंग बोलता है, कुछ नहीं, मैंने बात की जिंगजिंग से और वो हमें जल्दी ही संपर्क करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मुया यहाँ पर अभी भी लिंग को देख रही होती है जो अपने हाथ उसके पैर से नहीं हटा रहा होता है। अब इसके बाद सीन बदलता है। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर ये पूरी फैमिली खड़ी होती है और तभी हम देखते हैं कि उनके घर के नौकर कुछ सामान बाहर लेकर आते हैं और वो सामान मुया ने फेंकने के लिए बोला होता है। लिंग के फादर उस सामान को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें तो मुया की पेंटिंग्स हैं जो वो ज्वेलरी सेट्स डिजाइन करती है। जिस पर उसके फादर खुश हो जाते हैं और वो लिंग को दिखाते हैं और कहते हैं, अगर इतने टैलेंटेड लोग हमारे बिजनेस में शामिल हो जाएं तो हमारा बिजनेस दोगुना बढ़ेगा। और यहाँ पर वो मुया से कहते हैं, तुम इसके साथ जाकर जो भी देश में नया ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन हो रहा है उसमें हिस्सा ले सकती हो, तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी अच्छा होगा। मुया हाँ कर देती है और लिंग के फादर की बात मान जाती है। लिंग को उसके फादर वो डिजाइन दे देते हैं और वो मुया को लेकर सीधा अंदर आ जाते हैं। अब हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि मुया बाहर आती है और वो नौकरानी को पैसे देती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और अगर ऐसे ही तुम मेरे साथ काम करती रहोगी तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। लिंग ये सब देख लेता है और जोर जोर से ताली बजाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतनी गंदी प्लानिंग कर रखी है। वैसे तुम फालतू की प्लानिंग में बहुत ज्यादा अच्छी हो और यहाँ पर तुम करने क्या आई हो? तुम किसी से बदला लेने आई हो क्या? जिस पर मुया कहती है, वो सवाल वो करे जिसका कैरेक्टर खुद साफ हो। जिस पर लिंग उससे कहता है, अपनी बकवास बंद रखो और सीधे बात पर आओ।
जिस पर मुया उसके कान में कहती है कि मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम यहाँ के असली बेटे नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम क्या हो? या तो मुझे अपनी सच्चाई खुद बताओगे या मैं इन सब चीजों के बारे में पता लगाऊं। जिस पर लिंग को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, अपनी बकवास बंद रखो। मुया कहती है, अब तुम्हें सुनने में दिक्कत क्यों हो रही है? और उसके कान में कहती है, तुम यहाँ के बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो, तो इसका मतलब यही है या तो तुम पैसा लेने आए हो या किसी को मारने के लिए आए हो, और तुम क्या चाहते हो? लिंग उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखे हुए होता है और उसे समझा रहा होता है कि बकवास बंद रखो, पर मुया उसकी बात नहीं मान रही होती है। तभी लिंग को ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है और वो जल्दी से मुया को नीचे छुपा लेता है और कहता है, कोई हमारी बात सुन रहा है, हमें इतनी तेज से बात नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं दोनों छुपे हुए होते हैं और यहाँ पर ये एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी मुया छूटकर चेक करती है तो वहां पर कोई नहीं होता। वो लिंग से कहती है, अपना ध्यान रखना। लिंग बोलता है, मैं साफ साफ समझ पा रहा हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मुया बोलती है, समझदारी तो मेरे भी अंदर है, और वो वहां से चली जाती है। और लिंग से कहती है, मुझसे अगले दिन आकर बात करना, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। अब सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मुया की शादी उस बूढ़े आदमी से हो चुकी होती है और वो बूढ़ा आदमी अभी भी मुया को अपने वश में करने की तैयारी कर रहा होता है। वह मुया को बुलाता है और उसके पास उसकी माँ की पहली शादी की ड्रेस रख देता है और कहता है, इसे पहनकर जल्दी से मेरे पास आओ। मुया उसे पहनकर उसके पास आ जाती है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी माँ में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? जिस पर वो उसकी तरफ देखती है और वो कहता है, उसमें सबसे ज्यादा पसंद थी मुझे उसकी खूबसूरती, जो कि तुम्हारे अंदर बखूबी है और तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो। और आज देखो वो समय आ गया है जब हम प्रॉपरली पति और पत्नी बन चुके हैं। मैं खुश हूं कि तुम अब अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ बिताओगी और एंजॉय करोगी। यहाँ पर मुया घबराई हुई बैठी होती है। उसे नहीं पता होता कि उसे क्या करना है, क्योंकि ये बूढ़ा आदमी उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाला होता है और वो ऐसा ही करता है। वो यहाँ पर मुया को गलत तरीके से छूने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और मुया उसे रोक भी नहीं सकती थी। उसे नहीं पता होता कि उसे यहाँ पर कौन बचाएगा। लेकिन तभी उसके पास उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उनके ऑफिस में बहुत बड़े क्लाइंट आ रखे हैं। अगर वो अभी नहीं आए तो बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो जाएगा, और इस बिजनेस लॉस को बचाने के लिए वो चुपचाप से ऑफिस की तरफ निकल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुया, जो कि अभी भावुक होकर बैठी होती है, उसके पास लिंग आता है। वो लिंग से कहती है, अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो मैं कपड़े पहन लूं। लिंग उसके मुंह पर अपना कोट मारता है और कहता है, अपनी बकवास बंद रखो, तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो? मुया कहती है, पता नहीं, पर मैं ये दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मुझे हर दिन यहाँ पर मरना है, मेरी माँ की मौत का बदला लेना है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जाने से पहले मुया से बोलकर जाता है कि उनकी एक बहुत अच्छी पार्टी है और वो वहाँ पर अच्छे से तैयार होकर आए, क्योंकि वो सबको बताएगा कि उसकी शादी हो चुकी है। जब वो पार्टी में जाती है, हम देखते हैं वो सीधा जिंगजिंग की माँ के पास जाती है। जिंगजिंग की माँ उसे वहाँ के मेहमानों से परिचय करवाती है और कहती है, इससे मिलो, ये मेरे भाई की न्यू वाइफ है, इनकी शादी अभी हुई है। जिस पर वो मेहमान मुया से कहता है, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? मुया उसे सीधे मना कर देती है, क्योंकि वो इस पल बोलकर अपनी पहचान बनाना चाहती थी कि उसे बोलना आता है। और वो आदमी अभी भी जिद करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर लिंग आ जाता है और लिंग आकर उस आदमी को रोक देता है और कहता है, आप मेरी माँ को ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। जिस पर जो जिंगजिंग की माँ होती है वो लिंग से कहने लगती है कि मेहमानों को ऐसे खुश नहीं किया जाता, उन्होंने हमें पार्टी में आमंत्रित किया है तो उनको रिस्पेक्ट देना हमारी जिम्मेदारी है। जिस पर लिंग बोलता है, आपको तो किसी भी पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया, फिर भी आप अपने आप चली आती हो, तो ये भी जरूरी है कि आप किसी की भी पार्टी में बस मुंह उठाकर चली आओ, और हमने आपको घर से कितनी बार बेइज्जत करके निकाला है। जिस पर जिंगजिंग की माँ को गुस्सा आता है और वो लिंग से कहती है, आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो। जिस पर लिंग बोलता है, इवेंट शुरू हो रहा है, हमें वो देखना चाहिए चलकर। और हम देखते हैं ये सब इवेंट की शुरुआत में चले जाते हैं, जहां पर स्टेज पर पता चलता है कि ये एक ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपटीशन है और यहाँ पर जो ज्वेलरी में ये कंपटीशन जीता है वो कोई और नहीं मुया होती है। उसे स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे प्राइज मनी देने के लिए, लेकिन तभी वहां पर लिंग के फादर आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है मेरी वाइफ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर अभी भी वो कोई बिजनेस डील नहीं ले सकती है, उसके सारे डील्स वगैरह मैं हैंडल करूंगा और उसकी ज्वेलरी डिजाइन को अपने बिजनेस में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उम्मीद है किसी को भी इन सब चीजों से आपत्ति नहीं होगी। और वो एक बिजनेस पार्टनर को लेकर चले जाते हैं और कहते हैं, हम थोड़ा अकेले में चलकर बात करते हैं। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही उसके फादर वहां से जाते हैं, लिंग एकदम से मुया के पास आ जाता है और उसे कहता है, आज के खेल में तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। मुया कहती है, ये सब कुछ तुम देख सकते हो पर समझ नहीं सकते हो।
तभी हम देखते हैं वहां पर असली लू फैमिली का बेटा, जिसको अपनी ही आंटी की बेटी पर क्रश होता है और जिसकी जगह पर लिंग ये सारा गेम खेल रहा है, वो अब उस पार्टी में आ जाता है और वो पार्टी में आकर सबसे पहले जिंगजिंग से फ्लर्टिंग करता है। पर उसकी जो ये फ्लर्टिंग की तकनीक होती है वो काम नहीं आती है और उसके बाद अब उसे स्टेज मिल जाता है, जहां पर वो जाकर कहने लगता है कि यहाँ पर ये जो आदमी खड़ा हुआ है मेरी पहचान लिए, ये असली नहीं है। और यहाँ पर लिंग अपने फादर के साथ खड़ा होता है। उसे लगता है कि उसका प्लान सामने आने वाला है, लेकिन यहाँ पर लिंग अपनी इमेज बनाए रखने की कोशिश करता है। वो आदमी जो असली फैमिली का बेटा है कहता है जो असली बेटा है उसकी छाती पर सर्जरी का निशान है और साथ ही उसे मूंगफली से एलर्जी है। पर ये आदमी जो भी ड्रिंक पी रहा है वो मूंगफली से बनी हुई है, पर इसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तभी लिंग उस ड्रिंक की तरफ देखता है और ऐसे दिखावा करता है कि मानो उसे चक्कर आ रहे हो और वो जल्दी से बीमार होने लगता है। और यहाँ पर लिंग के फादर जो होते हैं वो उसे शक की नजर से देखते हैं और उसके पास आते हैं और चेक करते हैं कि उसकी बॉडी सूजी हुई है। और यहाँ पर सभी लोग ये चेक करते हैं और यहाँ पर लिंग के फादर मुया से कहते हैं कि इसे अंदर लेकर जाकर दवा दो। मुया लिंग को अंदर लेकर जाती है और दवा देती है और वो लिंग से कहती है आज का खेल तुम्हारे नाम। लिंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये सारी चीजें होने वाली हैं? जिस पर मुया कहती है मैंने जिंगजिंग को तुम्हारी ड्रिंक में मूंगफली का पाउडर मिलाते हुए देखा, लेकिन तभी मैंने तय किया कि मुझे क्या करना है और मुझे पता चला कि तुम्हें आम से एलर्जी है, तो मैंने तुम्हारी ड्रिंक में आम का पाउडर मिला दिया और अब तुम इन सब चीजों से परेशान हो रहे हो। जिस पर लिंग बोलता है तुम्हारे बोलने की तो दाद देनी पड़ेगी। मुया कहती है वो तो बात अलग है, पर अभी तो तुम्हें मेरी भी मदद करनी पड़ेगी अगर भविष्य में मुझे कुछ जरूरत पड़ती है तो। जिस पर लिंग उसे अपनी जुबान देता है और कहता है बिल्कुल। फिर उसके बाद वो मुया को अपने करीब खींचता है। मुया कहती है मैंने बहुत सारे आम खा रखे हैं। लिंग बोलता है एलर्जी तो मैं हंसते हंसते झेल जाऊंगा और उनके बीच में नजदीकियां शुरू हो जाती हैं। और इधर हम देखते हैं लिंग के फादर जो मुया को ढूंढते हुए उसके कमरे तक आ जाते हैं और वो दरवाजा पीटते हैं। अब मुया को कमरे से बाहर जाना पड़ता है और यहाँ पर लिंग छुपा हुआ होता है और पता चलता है कि उसके फादर मुया को अपने साथ रात बिताने के लिए ले जा रहे हैं। मुया से कहते हैं बहुत टाइम हो गया, अब आज की रात मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। और वो मुया को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे होते हैं और मुया वहां पर किसी को चीखकर बुला भी नहीं सकती थी क्योंकि वो यहाँ पर गूंगे होने की एक्टिंग कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि वो रूम के अंदर जाती है। लिंग के फादर उसे इधर उधर जबरदस्ती छूने लगते हैं और मुया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उनकी आंखों पर एक पट्टी बांध देती है और उन्हें इधर उधर घुमाकर एक दूसरे बेडरूम के अंदर ले आती है और अपनी जगह एक दूसरी लड़की को निकालकर उनके बिस्तर पर छोड़ देती है और उनके बीच में रोमांस शुरू करवा देती है। फिर वो सुरक्षित रूप से जाकर साइड में बैठ जाती है। यहाँ पर लिंग के फादर ने मुया की गर्दन के पास में कुछ निशान बना दिए होते हैं। उन्हें देखकर वो रोने लगती है। तभी वहां पर लिंग आता है और लिंग उससे कहता है तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती हो, और वो मुया को उठाकर रूम के अंदर ले जाता है और उसे पानी में गिरा देता है। मुया जो खुद को पानी में लगातार धो रही होती है, जिस पर लिंग उसे रोकता है और कहता है तुम्हें खुद के ऊपर इतना ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ठीक हो, तुम टेंशन मत लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी ऐसे किसी से भी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर मुया उससे पूछती है क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम यहाँ करने क्या आए हो? जिस पर लिंग बोलता है मैं जानता हूँ, कुछ साल पहले तुम्हारी माँ की जिस कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी उसी समय जो लड़का उनके पास था वो मैं था, मैंने उन्हें मरते हुए देखा है। मुया ये बात सुनकर और ज्यादा भावुक हो जाती है। यहाँ पर लिंग उसे बताता है कि 12 साल पहले मैं एक अनाथ था, पर तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला और मरने से पहले उन्होंने मुझे एक पेंटिंग बनाकर दी थी जिसका निशान बिल्कुल तुम्हारी पीठ पर था, और मैं उसी चीज से समझ गया था कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का कुछ न कुछ रिश्ता है और बस मैं उनकी मौत का बदला लेने आया हूँ। हमारा दुश्मन बस एक ही इंसान है। जिस पर मुया कहती है तो इसका मतलब वो तुम थे जिसने मेरी माँ के साथ आखिरी पल बिताए थे? जिस पर लिंग बोलता है हाँ। मुया कहती है मैं बस ठीक होना चाहती हूँ ताकि मैं इन सबको मौत के मुंह में डाल सकूं। और हम देखते हैं लिंग उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाता है। मुया कहती है तुम्हें पता है मैं यहाँ पर गूंगी होने का नाटक क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बचपन में तुम्हारी आंटी, मेरा मतलब है इस घर के असली बेटे की आंटी ने मुझे एक जहरीली ड्रिंक पिलाने की कोशिश की और मुझे तड़पाया और बोला कि मैं भी वैसे ही मर जाऊं जैसे मेरी माँ मरी, पर मैं नहीं मरी। और यहाँ पर उसके भाई की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। उसका भाई थोड़ा अमीर था तो उसे यहाँ पर इन सारी शर्तों को मानना पड़ा और अमीर के साथ माहौल बिगड़ गया। लिंग और मुया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर लिंग के फादर को होश आ जाता है और वो देखते हैं कि मुया उनके बगल में लेटी हुई है। अब मुया एक अच्छी और केयरिंग वाइफ होने का नाटक करना शुरू कर देती है। वो उन्हें अच्छे से तैयार करके ऑफिस भेज देती है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और कहता है मुझे तुमसे बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी, तुम बहुत ज्यादा केयरिंग हो। इधर हम देखते हैं कि मुया को जिंगजिंग और उसकी माँ बुलाती हैं और कहती हैं मैं खुश हूँ कि तुम मेरे भाई के साथ शादी कर चुकी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस घर में तुम्हारा राज चलेगा।
इस घर की मालकिन अभी भी मैं ही हूँ। और यहाँ पर जिंगजिंग बहुत कुछ उल्टा सीधा कहने लगती है और कहती है कि एक दिन ये भी अपनी माँ की तरह तड़प तड़प कर मर जाएगी, तब इसे कौन बचाने आएगा। मुया को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और इसीलिए वो वहां पर रखे हुए चाकू को उठा लेती है और उसे उठाकर जिंगजिंग की गर्दन पर रख देती है और उससे कहती है, बकवास बंद रखो और काम पर ज्यादा ध्यान दो। जिंगजिंग बोलती है, मुझे माफ करना, मैं गलत थी। लेकिन अभी भी मुया साफ साफ जिंगजिंग की माँ को उससे माफी मांगने के लिए कहती है। जिंगजिंग की तो जान गले में आ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने थोड़ी देर और बकवास की तो शायद उसकी गर्दन कट जाएगी। जिस पर जिंगजिंग की माँ मुझसे माफी मांगती है और कहती है, इस चाकू को प्लीज मेरी बेटी से दूर रखो, वो मर जाएगी। तब तक वहां पर लिंग आ जाता है। लिंग आकर मुया को रोकता है, उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है, पर मुया चाकू को बहुत कसकर पकड़े हुए होती है। लिंग उससे वो चाकू लेता है और कहता है, तुम्हें इन गंदे लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर की मैडम हो तो तुम्हें ये तय करना है कि इस घर में किसे आने की परमिशन देनी है। और ये बात कहकर वो यहाँ पर अपनी आंटी और उसकी बेटी को नीचा दिखाता है और कहता है, जिसके ऊपर आप इतना ज्यादा भड़क रही हैं वो इस घर की मैडम है और कोई और नहीं, और आप लोग अब यहाँ से चले जाएं। और वो मुया को उन लोगों से बचा लेता है और उन लोगों को वहां से जाने के लिए बोलता है। और इसी के साथ वो मुया के सामने एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट भी बनाता है जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है। उनकी लालच की सीमा खत्म नहीं हो रही होती और वे लोग जल जल कर सोच रहे होते हैं कि लिंग भी अब इस लड़की को फेवर करने लगा है और अब उन्हें कुछ न कुछ नया प्लान चलाना पड़ेगा। यहाँ पर लिंग बोलता है, मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ सेटल कर सकता हूँ, पर मैं इन सब चीजों की वजह से मुया को टॉर्चर होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तुम लोग यहाँ से जाओ क्योंकि ये घर मुया का है। और वो मुया को लेकर वहां से चला आता है। यहाँ पर जिंगजिंग और उसकी माँ कहती हैं, आजकल इस लड़की के बहुत ज्यादा पंख निकल रहे हैं, अगर हमने इसके पंख नहीं काटे तो शायद ये उल्टा हमें डसना शुरू कर दे। जिस पर जिंगजिंग की माँ कहती है, मुझे पता है इसे आसमान से पटक कर जमीन पर कैसे लाना है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। मुया कोई पेंटिंग कर रही होती है, तभी उसके पास लिंग का कॉल आता है और वो कहता है कि वो मार्केट से उसके लिए उसके पसंदीदा फल लेकर आएगा। मुया खुश हो जाती है और तभी थोड़ी देर में वहां पर एक नौकर आता है जो जाकर बताता है कि लिंग जिस कंपनी में था उसी कंपनी में आग लग गई है और लिंग सुरक्षित नहीं है। ये बात सुनकर वो घबरा जाती है और वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, और उसके नंबर पे कॉल लगाती है। तब उसे पता चलता है कि उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। वो भागती हुई नीचे की तरफ जाती है और उसके बाद हम जिंगजिंग को देखते हैं और साथ में उस नौकरानी को भी जिसको जिंगजिंग कुछ पैसे दे रही होती है। और हम देखते हैं कि मुया भागती हुई उस कंपनी की तरफ जाती है जहां पर वो लिंग को बुला रही होती है। तभी पीछे से लिंग का फादर आ जाता है और वो कहता है, तो तुमने मेरे साथ गद्दारी की, तुम बोल सकती थी। मुया हैरान होती है। अब अगले सीन में मुया, जिंगजिंग की मॉम, जिंगजिंग और लिंग के फादर सब साथ में बैठे होते हैं। यहाँ पर अब लिंग के फादर मुया से इस धोखे का स्पष्टीकरण मांग रहे होते हैं। मुया कहती है कि मुझे नहीं पता, जिस पर जिंगजिंग की मॉम आग लगाना शुरू करती है। जिस पर मुया लिंग के फादर के सामने अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट रखती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने कसम खाई थी जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाएगा तब तक मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बोलने से डिप्रेशन होता था और इसलिए शायद मैंने बातचीत करना लोगों से बंद कर रखा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मामले को शांत कर लेती है। लिंग के फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लिंग जो बिल्कुल सुरक्षित होता है वो भागता हुआ आता है और वो देखता है कि मुया गर्भवती है और यहाँ पर वो इस बच्चे को लिंग के फादर का बच्चा बता रही होती है। और इन सब चीजों से लिंग बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती है कि मुया उसके साथ ऐसा कुछ करेगी और वो जो उसके लिए फल लेकर आया था वो भी नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर माहौल बहुत खुशी का हो जाता है। यहाँ पर लिंग का फादर मुया को बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा होता है और कह रहा होता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इधर हम देखते हैं कि मुया यहाँ पर जिंगजिंग को भी अपमानित करती है। उसके बाद हम देखते हैं लिंग को, जिसको इन सारी खबरों के बारे में पता चलता है और वो शराब पीकर मुया के कमरे में जाता है। मुया कहती है, तुम नशे की हालत में हो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। जिस पर लिंग उसे कहता है, क्या ये बात सच है कि ये सच में बच्चा मेरे फादर का है? जिस पर मुया कहती है, तुम्हें पता है मैंने कभी उन्हें खुद को हाथ नहीं लगाने दिया। जिस पर उसे याद आता है कि उसके और मुया के बीच में कुछ बातें हुई थीं और यहाँ पर पता चलता है कि मुया के पेट में जो बच्चा है वो लिंग का है। मुया से इन सब चीजों से इनके बीच में जो गलतफहमी होती है वो दूर हो जाती है। इधर हम मुया को एक अतीत का सीन याद करते हुए देखते हैं जहां पर ऐसा दिखाने के लिए जिंगजिंग और उसकी मॉम पूरी कोशिश कर रही होती हैं कि वो मुया को फंसा दें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। इसके बाद अब सीन आगे बढ़ता रहता है। इधर हम देखते हैं कि एक दिन मुया किसी से कुछ बात कर रही होती है। जिंगजिंग उसके पास आती है पर मुया के हाथ से कोई कार्ड गिर जाता है और वो उस कार्ड को उठा लेती है और उसके बाद वो मुया के पास जाने की कोशिश करती है, जहां पर वो मुया को लिंग से बात करता हुआ देखती है और उसे कुछ शक होता है
और उसे लगता है कि लिंग और मुया का अफेयर चल रहा है और यही मौका है कि वो लिंग के फादर के सामने इनकी हकीकत लेकर आए। यहाँ पर मुया लिंग से कहती है कि वो उसका होटल रूम में इंतजार करेगी, जिस पर जिंगजिंग खुश हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक होटल में आ जाती है और वहां पर मीडिया रिपोर्टर्स को बुलाती है और कहती है मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, और वो उनको अपने साथ ले जाती है। और जैसे ही वो उस रूम का दरवाजा खोलती है तो उसके अंदर से लिंग और मुया तो नहीं मिलते, पर उसकी मॉम 2 यंग लड़कों के साथ मिल जाती है, जिनका वीडियो फुटेज हर जगह वायरल होने लगता है। और पता चलता है कि इसकी पूरी प्लानिंग पहले ही लिंग ने कर दी थी, क्योंकि उन्हें शक होता है कि जिंगजिंग उनके साथ कुछ न कुछ करेगी, और उन्होंने यहाँ पर जिंगजिंग को गुमराह कर दिया। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंग के फादर जिंगजिंग की मॉम को यातना दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारी वजह से सिटी में हमारी जो इज्जत थी वो खत्म हो गई है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी एक बेटी भी है जिस पर वो माफी मांग रही होती है और कह रही होती है उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया है। तभी मुया उनके पास आती है और कहती है मेरे पास एक समाधान है, जिस पर वो लिंग के फादर से कहती है हमें जिंगजिंग की मॉम को मानसिक अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए, यही हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा। जिस पर लिंग की आंटी एकदम से गुस्से में आ जाती है और वो मुया से कहती है तुम्हारी हर चाल कामयाब हो रही है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों के पीछे भी तुम ही होगी, क्योंकि मेरी खुद की बेटी तो ये सब नहीं कर सकती है। मुया का गला पकड़ने लगती है। लिंग के फादर कहते हैं मुया बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हमें तुम्हें पागल दिखाना ही पड़ेगा, वरना मीडिया में हमारी पहले ही बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है और उन्हें पता चलेगा कि एक 50 साल की बूढ़ी महिला जिसको अभी भी यंग लड़कों के साथ घूमने फिरने का शौक है, उससे हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और वो कहते हैं कि आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी, और वो उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। मुया की मन की बात पूरी हो जाती है। अब हम देखते हैं मुया को, जो अस्पताल में जिंगजिंग की मॉम से मिलने जाती है, जो पागलों की तरह उस अस्पताल में भर्ती होती है। मुया कहती है इस जगह पर रहने में बहुत मजा है, एंजॉय करो, वैसे भी तुमने मुझे यहाँ पहुंचाया था ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंगजिंग की मॉम मुया पर अटैक करने के लिए जाती हैं। मुया को वो अटैक नहीं कर पा रही होती हैं, क्योंकि उनका पैर एक जंजीर से बंधा होता है। और मुया कहती है वक्त कितना बलवान है, पहले तो इस रस्सी से मैं बंधी होती थी और तुम मुझे टॉर्चर करती थी, आज मेरा टाइम आ गया है, मैंने तुम्हें इस रस्सी से बांध रखा है और मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। जिस पर वो कहती है तुम देख लेना, अगर तुम ये सब कर भी लोगी तो भी तुम अपनी मॉम का बदला नहीं ले पाओगी। मुझे पता है ये सब कुछ तुम अपनी मॉम की मौत को उजागर करने के लिए कर रही हो, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। उनकी मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो, न तुम पैदा होती न उन्हें मारा जाता, और अभी भी तुम बस खुश होने की नौटंकी कर रही हो, पर तुम कभी भी खुश नहीं हो पाओगी। वो मुया को हतोत्साहित कर देती है और उसके अंदर नकारात्मकता ला देती है। मुया, जो पहले से ही परेशान होती है, उसकी बातें सुनकर और ज्यादा सहन नहीं कर पाती, जिस पर मुया को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो उससे कहती है तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि तुम्हारा दिमाग आधा खराब हो गया है। इधर हम मुया को देखते हैं जो बाहर कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और जिंगजिंग की माँ की बातें सुनकर जोर जोर से सांसें लेने लगती है और घबराने लगती है। तभी लिंग उसके पास आता है और उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। और उसके बाद वो मुया को एक सच्चाई बताता है और कहता है ये सच्चाई मेरे मन में हमेशा से बनी रही है, पर मैं आज चाहता हूं कि तुम्हें ये बता दूं। वो कहता है जिस रात तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, उस रात उनकी गाड़ी के बीच में मैं आ गया था और मुझे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी गाड़ी को एक लंबा ब्रेक मारा और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं उस रात को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मेरी एक गलती की वजह से तुम्हारा पूरा बचपन ट्रॉमा में चला गया और तुम अभी भी उन सब चीजों से निकल नहीं पाई हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हर तरीके का हथियार बनकर रहूंगा। तुम मुझे जैसे चलाना चाहोगी मैं वैसे चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो मेरे साथ। और उसकी बातें सुनकर मुया भावुक हो रही होती है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन लिंग उसे समझाने की कोशिश करता है। अब इधर हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर जिंगजिंग की मॉम अस्पताल में सो रही होती है। तभी उसे उनकी टीवी चलने की आवाज आती है। वो जब आगे देखती हैं तो टीवी पर उसी के दुर्घटना के बारे में लिखा हुआ होता है। और तभी उन्हें गेट पर किसी के होने की आवाज आती है और यहाँ पर जिंगजिंग अपनी मदर की तरह तैयार होकर आई होती है जिंगजिंग की मॉम को डराने के लिए। वो बुद्धिमानी से उनके करीब जाती है और यहाँ पर वो उनसे कहने लगती है तुम्हें ये सब कुछ वापस करना पड़ेगा। अगर तुम जिंदा रही तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। जिंगजिंग की मॉम जो डर जाती है और वो कहती है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन मुया, जो अभी भी अपनी माँ होने का नाटक कर रही होती है, वो ये बात बराबर बोल रही होती है कि तुम्हारी भी मौत आएगी, तुम्हारा भी एक्सीडेंट होगा। और यहाँ पर जिंगजिंग की माँ चली जाती है। मुया चाकू लेकर उसके ऊपर अटैक करने जाती है और कहती है चलो अब हम नर्क में साथ चलेंगे।
और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे लिंग आ जाता है जो ये सब देख लेता है। लिंग आकर मुया को रोकता है और कहता है वो पहले ही मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बीमार है। अगर हम उसे ज्यादा यातना देंगे तो वो हमारे सामने ही दम तोड़ देगी, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और मुया अपनी आंखों पर लगे हुए नकली खून को साफ करती है और लिंग के साथ वहां से चली आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जिंगजिंग की मॉम को, जो एक नए सदमे में चली जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर पता चलता है कि जिंगजिंग की मॉम ने आत्महत्या कर ली है और उनका शरीर एक नदी के किनारे पड़ा हुआ है। जिंगजिंग जो अपनी मॉम को उठा रही होती है, रो रही होती है, प्लीज ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर लिंग और मुया दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। लिंग बोल रहा होता है, क्या तुम्हें इन सब चीजों से खुशी मिली? मुया कहती है, बेशक, मैं यही तो चाहती थी कि एक एक करके मेरी मॉम के हत्यारे इस दुनिया से ऐसे ही तड़पते हुए मरकर चले जाएं। और देखो, मेरे सामने एक ही लाश पड़ी हुई है और एक और कुछ दिन में आ जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं कंपनी का सीन, जिस कंपनी में लिंग जॉब करता है, और उसी कंपनी की डायरेक्टर अब जिंगजिंग बैठी होती है, जो कि अभी भी उस कंपनी को चला रही होती है। मुया के लाए हुए सारे प्रोजेक्ट्स को वो रिजेक्ट कर रही होती है। मुया उसे समझा रही होती है कि ये जो भी मैंने डिजाइन्स बनाए हैं, इनसे कंपनी को फायदा होगा, इनको कंपनी में लागू करो। जिस पर जिंगजिंग कहती है, तुम बस क्या पता नहीं, एक ज्वेलरी कंपटीशन जीतने से तुम्हें पूरे बिजनेस के बारे में कैसे पता चल सकता है। मुया हैरान होती है और कहती है, तुम अपनी बकवास कम रखो। और वो यहाँ पर उसके करीब जाती है और कहती है, पहले ही सबको पता है कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, और उसके बाद तुम मुझे मेरा मुंह खोलने के लिए क्यों कह रही हो। यहाँ पर वो उसके कान में कुछ कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम की मौत कल हुई है और तुम उसके बाद आज ऑफिस में बैठी हो। सबको पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि तुम कितनी घटिया बेटी हो। और यहाँ पर जिंगजिंग को वो मानसिक रूप से प्रभावित करती है और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, ये जो आप मोती नेकलेस में लगे हुए देख रहे हैं, ये एक बहुत ही खास डिजाइन है। इसको ऑस्ट्रेलियन पर्ल बोलते हैं। इसको एक क्रिएटिव इंसान ही बना सकता है। हमें अपने ज्वेलरी डिजाइन की हर एक बारीकी को नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को हमें क्वालिटी देनी है, क्वांटिटी नहीं, जिस पर वहां बैठे लोग उसकी बात पर अमल करते हैं। अगले सीन में मुया अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। इधर जिंगजिंग जो ऑफिस के मैनेजर से मुया को ऑफिस से निकालने का डिस्कस कर रही होती है। जब मुया ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसकी टेबल से उसका कंप्यूटर हटा दिया है। जब मुया वहां के लोगों से पूछती है तो उसे पता चलता है कि ये काम इस कंपनी के मैनेजर ने किया है। और वो कंपनी का मैनेजर आकर मुया से कहने लगता है कि हमारी कंपनी में जो कर्मचारी होते हैं वो अपने बॉस से बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, और तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो। तुम्हें यहाँ पर ऐसे बात कर रही हो कि मानो तुम इस कंपनी की आधी मालकिन हो। तब तक वहां पर लिंग आ जाता है और लिंग आकर उन लोगों से कहता है, अपनी जुबान कम चलाओ, तो बताओ कौन है यहाँ इस कंपनी की मालकिन, और तुम यहाँ पर इसको ऐसे चेतावनी दे रहे हो। और उसके बाद वो मुया से कहता है, मुझे बताओ क्या करना है, इसको इस ऑफिस से बाहर निकालना है या इसको इस ऑफिस के अंदर रखना है। मुया कहती है, छोड़ो। और तभी मुया को चक्कर आने लगते हैं। लिंग उसे अंदर लेकर जाता है, वो उसे आराम देता है और उसे उसकी माँ की पसंदीदा लोरी सुनाता है, जिसको सुनकर उसे अपनी माँ की याद आती है। फिर मुया लिंग की तरफ देखती है और यहाँ पर लिंग उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं इस बच्चे को बहुत अच्छे से बचाऊंगा और इसे वो बचपन दूंगा जो तुम्हें नहीं मिला, जो मुझे नहीं मिला। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मुया लिंग की गोद में सो जाती है और लिंग का दोस्त आता है। वो उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन लिंग उसे बात नहीं करने देता क्योंकि मुया सो रही होती है। अगली अपनी के अंदर जाती है और जिंगजिंग से वो डिजाइन सिलेक्ट करने के लिए बोलती है। जिंगजिंग कहती है, इन सब चीजों के लिए तुम्हें मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा। और मुया कहती है, बहुत अच्छी बात है, पर उससे पहले तुम्हारी कहानी की शुरुआत तो मैं कर देती हूँ। और हम देखते हैं कि वो उससे कुछ कह नहीं पा रही होती है कि तब तक वहां पर लिंग आ जाता है। लिंग उससे कहता है, क्या हुआ, आजकल तुम्हारी सीट पर झूठे लोग तो बहुत बैठे हुए हैं। और यहाँ पर वो सम्मान करना शुरू करता है और उसे एहसास करवाता है कि जिस कुर्सी को वो चीख चीख कर अपनी कुर्सी बोल रही है, वो उसकी कुर्सी कभी थी ही नहीं। और मुया से वो कहता है कि अभी तो मैं जानता हूं कि हमारी कंपनी से बहुत सारे फंड चोरी हुए हैं और उन फंड्स के लिए हमें पता चल गया है कौन है। जिंगजिंग बोलती है, तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। लिंग बोलता है, इतनी परेशानी मत लो, मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। जिंगजिंग हैरान होती है और उसे लगता है कि वो यहाँ पर मुया को पकड़वाएगा, पर मुया को न पकड़वाकर पुलिस सीधे जिंगजिंग को वहीं से ले जाती है। अब जिंगजिंग जो कुछ कर भी नहीं सकती थी, अब वो सीधे जेल चली जाती है और पता चलता है कि जिंगजिंग ने कंपनी में बहुत सारे पैसों का घोटाला किया है। फिर उसके बाद वो लिंग से मिलने जाती है। लिंग जो एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी गुलाबी रंग की ड्रेस को देख रहा होता है, और वो ड्रेस किसी छोटी बच्ची की होती है और वो उसमें अपनी बेटी को कल्पना कर रहा होता है। मुया देख लेती है और उससे कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नज़र ड्रेस पर पड़ जाती है और वो कहती है, तुम अपने पीछे क्या छुपा रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। जिस पर लिंग बोलता है, वो तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है,
मुया कहती है, मुझे दिखाओ। और ऐसे करके ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिस पर मुया को वो ड्रेस नजर आती है और मुया कहती है, तुम कैसे जान सकते थे कि वो एक छोटी सी बेबी गर्ल होगी? जिस पर लिंग बोलता है, क्योंकि मुझे छोटी सी बेबी गर्ल्स पसंद हैं। जिस पर मुया कहती है, ठीक है, अब हम काम पर बात करते हैं। और वो यहाँ पर लिंग से कहती है, हमने जिंगजिंग को तो कंपनी से निकलवा दिया है, पर तुमने ये जो मुझे फिंगरप्रिंट भेजा है ये किस चीज का है? लिंग बोलता है, पर मैंने तो तुम्हें कोई फिंगरप्रिंट नहीं भेजा। मुया कहती है, शिट, मतलब यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। हमारे अफेयर के बारे में किसी और को भी पता है। और अब कहानी में मोड़ आता है। हमें पता चलता है कि लिंग के फादर कंपनी के मैनेजर के साथ मिले हुए हैं और वो कंपनी का मैनेजर एक एक चीज की डिटेल लिंग के फादर को दे रहा होता है और कह रहा होता है कि आपकी वाइफ तो आपके बेटे के साथ पूरी तरीके से मिली हुई है। आपका बेटा उसे हर एक चीज में सपोर्ट कर रहा है और वो यहाँ पर सिर्फ अपनी माँ की मौत का बदला लेने आई है। उसका किसी से कुछ भी रिश्ता नहीं है, वो पागल हो चुकी है। जिस पर लिंग के फादर हंसकर कह रहे होते हैं कि उसने मेरे साथ बहुत अच्छे से खेलने की कोशिश की है, पर उसे असली खेल में दिखाऊंगा और उसे एहसास करवाऊंगा कि जब अपने से बड़े खिलाड़ी से पंगा लेते हैं तो वो क्या होता है। इधर लिंग मुया को समझाता है कि वो ज्यादा तनाव न ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुया को एकदम से चक्कर आने लगते हैं और उसे लग रहा होता है कि ये सब उसके खाना न खाने की वजह से है। इस पर लिंग बोलता है, सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में मुया अस्पताल में होती है और वो अपना चेकअप करवाती है। उसे पता चलता है कि उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है क्योंकि उसकी एक किडनी फेल हो चुकी है। साथ ही वो इस बच्चे के साथ भी जीवित नहीं रह सकती क्योंकि ये बच्चा भी बहुत जल्दी उस जहरीली दवा की वजह से इस दुनिया से चला जाएगा जो जिंगजिंग की माँ ने उसे बचपन में दी थी। वो दवा अब अपना असर दिखा रही है। यहाँ पर मुया घबराई हुई होती है। अगले सीन में हम लिंग को देखते हैं जहाँ पर मुया बाथटब में बैठी होती है। लिंग भागकर उसके पास आता है, वो उसे बाहर निकालता है और उसे कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? मुया जो अभी भी बेहोश होती है वो कुछ जवाब नहीं देती। लिंग उसके पास बैठ जाता है पर उसे यहाँ पर मुया की पूरी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप मिल जाती है और यहाँ पर लिंग को पता चलता है कि मुया ने उस बच्चे को गिरवा दिया है। लिंग पूरी तरह से टूट जाता है। जब मुया को होश आता है तो लिंग उसके सामने वो स्लिप दिखाकर कहता है, तो इस चीज के बारे में तुम मुझे कब बताने वाली थी? मुया कहती है, मैं तुम्हें बता देती। लिंग बोलता है, तुम्हें किसने इतना हक दिया था कि तुम मेरे बच्चे के साथ इतनी गलत हरकत करो? मुया कहती है, वो जरूरी था और वैसे भी मैं इस बच्चे के साथ अपना बदला नहीं ले सकती थी और मुझे यही लगा कि मुझे इस बच्चे को अभी इस दुनिया से वापस भेज देना चाहिए। लिंग उसके ऊपर भड़कता है। मुया कहती है, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, तुम बस मेरे लिए एक खेल का मोहरा हो जिसको मैं हमेशा से चला रही थी। मैं सिर्फ अपने ऊपर यकीन करती हूँ। और लिंग वहां से दिल तोड़कर चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन जहां पर हमें पता चलता है कि मुया का कोई भी प्लान नहीं था उस बच्चे को गिराने का, पर उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि उसे जानबूझकर इस बच्चे को इस दुनिया से दूर भेजना पड़ा क्योंकि वो वहां पर बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसकी हेल्थ को बचाने के लिए ये कदम उठाया था। अगले सीन में लिंग बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है और अपने दोस्त को भेजता है कि जाके पता लगाओ मुया के साथ क्या हुआ। इधर हम देखते हैं अगला सीन जहां पर लिंग के फादर मुया से एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाते हैं और उससे मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, पर मुया इतनी बेवकूफ नहीं होती है। डॉक्यूमेंट पर साइन करने की जगह कुछ और लिख देती है, जिस पर लिंग के फादर उसका गला दबाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, खेल खत्म हुआ, कहानी तो अब शुरू होगी। मुया कहती है, कहानी शुरू नहीं होगी, कहानी खत्म होगी। तुम्हारे सारे बदले आज मैं ले लूंगी। और हमें पता चलता है कि उसने लिंग के फादर के खाने में पहले ही जहरीली दवा मिला दी थी। तभी अचानक से मुया को चक्कर आने लगते हैं। लिंग उसे संभालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वहां पर पुलिस आ गई है जो लिंग के फादर को पकड़कर ले जाती है। और यहाँ पर मुया के पास हर एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है। मुया जिसने अपनी माँ की मौत का बदला लगभग ले लिया है, जिंगजिंग से आखिरी बार मिलती है और उसके बाद वो अपने ऑपरेशन के लिए चली जाती है, लेकिन उसे अपने डोनर का नाम नहीं पता होता जो उसे किडनी डोनेट कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये काम लिंग कर रहा है क्योंकि लिंग को रात में ही पता चल गया था कि मुया को किडनी इन्फेक्शन है और इसी वजह से उसे बच्चे को इस दुनिया से भेजना पड़ा। अब धीरे धीरे करके मुया ठीक होती है। लिंग के लोग उसका अच्छा खासा ध्यान रख रहे होते हैं, पर एक दिन लिंग के फादर आकर उसे अस्पताल से अगवा करके ले जाते हैं और उसे कुछ लोगों के पास ले जाकर बेच देते हैं। मुया कहती है कि वो ये सब नहीं होने देगी। तब तक वहां पर लिंग उसे बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिंग मुया को बचाकर ले ही जा रहा होता है कि लिंग के फादर उनके सामने एक बंदूक फेंककर उन्हें विकल्प देते हैं, या तो तुम खुद को मार लो या एक दूसरे को। इस पर लिंग वह बंदूक तुरंत ले लेता है और अपनी गर्दन पर रखकर लगातार उसे चलाने लगता है। हालांकि उसमें से गोली की आवाज नहीं आती क्योंकि वो बंदूक खाली होती है और उसमें बस एक ही गोली होती है। अब उस एक गोली को लेकर लिंग अपने फादर पर हमला करने जा रहा होता है और उनसे कह रहा होता है, आज तो मैं वो यातना दिखाऊंगा जो तुमने मुया के ऊपर की। वो उनके ऊपर बंदूक रख देता है और मुया को वहां से जाने के लिए बोल देता है।
हम देखते हैं कि उसके फादर उल्टा उसके पीछे से हमला करने के लिए कहते हैं, तू मेरा असली बेटा नहीं हो सकता, और तभी पीछे से लिंग की आंटी वहां आ जाती है और वो पुलिस को मदद के लिए बुला लेती है। यहाँ पर उसके फादर जो पुलिस स्टेशन से भागकर मुया को मारने के लिए आए होते हैं, जैसे ही वहां से भागते हैं एक गाड़ी के सामने आकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इधर हमें पता चलता है कि जाते जाते उसके फादर ने लिंग की पीठ पर हमला कर दिया था। लिंग जो जख्मी हो गया होता है, ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद सीन बदलता है जहां पर मुया को उस कंपनी का अच्छा खासा शेयर मिल जाता है और वो जाकर एक सादी जिंदगी जीती है। तभी पीछे से लिंग आता है और हमें पता चलता है कि इनकी जिंदगी में सब ठीक हो गया है और इसी के साथ हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।